हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सभी सिविल इंजीनियर, फ्रेशर इंजीनियर, साइट सुपरवाइज़र जिनको सिविल इंजीनियर का बेसिक नॉलेज चाहिए उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो से गवर्नमेंट जॉब के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू में प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस पॉइंट को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनिमम हुक लेंथ, रिंग का जो मिनिमम हुक लेंथ होता है वो 9D होता है। जनरली हम 10D अडॉप्ट कर देते हैं। 9D का मतलब 9 गुने डायमीटर ऑफ बार। ये आप रिंग देख रहे हैं, ये जो यहाँ मुड़ा हुआ है ये इसका हुक है, और यहाँ से और यहाँ तक का जो लंबाई है उसको हुक लेंथ बोलते हैं। ये हुक लेंथ 9 इंटू डायमीटर ऑफ बार होता है, अडॉप्ट 10D। ये मिनिमम होता है, मिनिमम 9D, इससे कम नहीं रख सकते, ज़्यादा रख सकते हैं। लिस्ट काउंट, जो कम से कम दूरी मेजरमेंट करते हैं, कम से कम एरिया मेजरमेंट करते हैं, उसी को लिस्ट काउंट कहा जाता है। ये लिस्ट काउंट कंपास के केस में 30 मिनट होता है, डंपी लेवल के केस में 5 mm होता है, और ऑटो लेवल के केस में भी 5 mm होता है, और थ्योरेटिक में 20 सेकेंड होता है। ये डायरेक्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि कंपास का लिस्ट काउंट कितना होता है, ऑटो लेवल का लिस्ट काउंट क्या होता है। तो आप लोग इसको टिक पर रखिएगा, देखिएगा तो जवाब दे दीजिएगा। अगला पॉइंट है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन बीम। बीम का जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होता है उसी को स्टीरअप कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, बीम है, इसका टॉप बार है, ये इसका बॉटम बार है, ये इसका एल है, और ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, यानी कि ये रिंग है, स्टीरअप है, इसको स्टीरअप बोलते हैं। टीएमटी का मतलब है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड वार, ये डायरेक्ट पूछता है। टीएमटी का फुल फॉर्म। एचडी का मतलब सुपर डक्टाइल वार, इसका उपयोग साइट पर भी इस टर्म का बहुत उपयोग होता है। HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। CTD मीन्स कोल्ड ट्विस्टेड बार। अगला पॉइंट है राइजर ऑफ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में जो हम राइजर डालते हैं 150 mm से लेकर के 170 mm तक डालते हैं। और ट्रेड ऑफ स्टेयरकेस, यानी कि स्टेयरकेस का जो ट्रेड होगा वो 250 mm से 300 mm होगा। ये स्टेयरकेस है, ये स्टेयरकेस है। ये जो वर्टिकल हाइट है ये राइजर हुआ। ये राइजर 150 mm से लेकर के 170 mm तक होता है। और ये ट्रेड जो हुआ, ये जो बॉटम है वो ट्रेड हुआ, और ट्रेड जो हुआ 250 mm से लेकर के 300 mm तक होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। राइजर ऑफ स्टेयरकेस 150 से 70 mm, ट्रेड ऑफ स्टेयर 250 से 300 mm होता है। IS 456 कोड में भी सेम चीज लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ बेंडिंग वायर फॉर 1000 kg स्टील। 8 से 12 किलो लेते हैं, यानी कि 1000 kg स्टील को बांधने के लिए 8 से 12 kg बेंडिंग वायर का आवश्यकता पड़ेगा। ये थंब रूल्स के अनुसार से हम लेते हैं। 2 BHK का मतलब हुआ 2 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन। शॉर्ट कॉलम फेल्स इन क्रशिंग। जब शॉर्ट कॉलम पर लोड आएगा, यानी कि ये शॉर्ट कॉलम है, इस पर लोड W आ रहा है, तो ये जो फेल्स होगा ये सीधा सीधा क्रश कर जाएगा, सीधा ये ऐसे क्रश कर जाएगा। तो शॉर्ट कॉलम जो फेल होगा क्रशिंग में होगा। लॉन्ग कॉलम फेल्स इन बकलिंग। लॉन्ग कॉलम जो फेल करेगा बकल्स में करेगा। बकल्स का मतलब ये लॉन्ग कॉलम है, यहाँ पर ये इस तरह से बकल कर जाएगा। इंटरमीडिएट कॉलम फेल्स इन बोथ क्रशिंग एंड बकलिंग। इंटरमीडिएट जो कॉलम है दोनों क्रशिंग और बकलिंग में फेल होता है। उसमें या तो क्रशिंग भी हो सकता है और बकलिंग भी हो सकता है, तो ये दोनों में फेल होता है। सेग्रीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसका डिटेल्स में अध्ययन कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप लोग देखिएगा। तो सेग्रीगेशन का मतलब हुआ सेपरेशन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। कंक्रीट से सीमेंट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल और एग्रीगेट पार्टिकल जो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, उसी को सेग्रीगेशन कहते हैं। सेग्रीगेशन का बेसिकली कारण ये होता है ड्यू टू इम्प्रॉपर WC रेशियो। अगर वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट में प्रॉपर नहीं है तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगा, तो इससे सेग्रीगेशन होगा। दूसरा कारण है इफ ड्रॉपिंग या पोर हेड। अगर कंक्रीट को जो हम प्लेस करते हैं तो ऊपर से जो हम पोरिंग करते हैं, ड्रॉप करते हैं, अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा है तो 1.5 मीटर उसमें जर्क लगेगा। जर्क लगने के साथ सीमेंट अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा और गिट्टी यानी कि एग्रीगेट अलग हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगा, ये जो होगा यही सेग्रीगेशन होगा। तो सेग्रीगेशन का 2 कारण हुआ, ड्यू टू इम्प्रॉपर और WC रेशियो, और इफ ड्रॉपिंग हाइट इज ग्रेटर देन 1.5 मीटर। अगला पॉइंट है ब्लीडिंग। व्हेन वाटर कम्स फ्रॉम concrete then it is called bleeding।
व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम कंक्रीट, यदि कंक्रीट से पानी बाहर आ जाता है तो उसी को हम ब्लीडिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है रिटार्डर, इट इंक्रीजेस सेटिंग टाइम। रिटार्डर का उपयोग कंक्रीट के सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जनरली कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स यानी कि 600 मिनट्स होता है। तो कभी कभी हमारा कंक्रीट बहुत दूर तक ले जाना पड़ता है, रेडी मिक्स कंक्रीट होता है तो उस केस में रिटार्डर डालते हैं, उसकी सेटिंग टाइम को बढ़ा देते हैं। तो ये रिटार्डर्स हुआ। रिटार्डेंट में शुगर हो गया, जिप्सम हो गया जिसका कि केमिकल फार्मूला CaSO4 2H2O होता है। एक्सेलेरेटर में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है। तो आपको कभी कभी इसका नाम पूछेगा कि रिटार्डर का क्या है और एक्सेलेरेटर का क्या नाम है, तो रिटार्डर का शुगर, जिप्सम हो गया और एक्सेलेरेटर में कैल्शियम क्लोराइड हो गया। WC रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, ये जो होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट, ये हो गया वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो जनरली 0.40 से लेकर के 0.60 तक होता है। अगला पॉइंट है ग्रेड ऑफ OPC, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ग्रेड। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को 3 ग्रेड में बांटा गया है। पहला है OPC 33 ग्रेड, दूसरा है OPT 43 ग्रेड और तीसरा है OPC 53 ग्रेड। 3 दिन के बाद इसका जो स्ट्रेंथ आता है 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है और 7 दिन के बाद 22 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है और 28 दिन के बाद 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। यानी कि 3 दिन के बाद इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा सीमेंट का 16 मेगा पास्कल होगा और 7 दिन के बाद 22 मेगा पास्कल्स होगा और 28 दिन के बाद 33 मेगा पास्कल्स होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड का जो है 3 दिन के बाद 23 न्यूटन पर एम स्क्वायर और 7 दिन के बाद 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर और 28 दिन के बाद 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यानी कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हुआ। जैसे OPC 43 ग्रेड हुआ तो 43 है तो 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 28 दिन के बाद इसका स्ट्रेंथ आता है। OPC 53 ग्रेड 3 दिन के बाद 27 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 7 दिन के बाद 37 न्यूटन पर एम स्क्वायर और 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ आता है उसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर आता है। तो इसका ग्रेड OPC का ये स्ट्रेंथ हुआ। अगला पॉइंट है ऑर्डिनरी कंक्रीट। टोटल जो कंक्रीट्स है वो M5 से लेकर के M80 तक है, जिसमें ऑर्डिनरी कंक्रीट M10 से लेकर के M20 तक होता है और स्टैंडर्ड जो कंक्रीट होता है M25 से लेकर के M55 तक होता है। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जिस कंक्रीट का स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिस कंक्रीट का इस्तेमाल डायनामिक लोड जहाँ लगता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस ग्रेड का कंक्रीट को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहा जाता है और ये ग्रेड M60 से लेकर के M80 तक होता है। अगला पॉइंट है मिक्सिंग टाइम ऑफ मिक्सर मशीन। जो मिक्सर मशीन होता है जिसमें कंक्रीट बनता है, कंक्रीट का मतलब हुआ सीमेंट, सैंड प्लस एग्रीगेट को पानी के साथ मिला देंगे तो कंक्रीट बन जाएगा। तो मिक्सर मशीन में जो मिक्सिंग टाइम होता है 2 से 3 मिनट होता है, तो याद रखिएगा ये। अगला पॉइंट है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ बिल्डिंग स्टोन। जो बिल्डिंग स्टोन है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 5% होता है, मतलब 5% से ज़्यादा नहीं होता, 5% से कम होता है। pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, जो पानी का उपयोग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए करेंगे उसका pH वैल्यू ऑलवेज 6 से कम होता है। नंबर ऑफ क्यूब सैंपल्स फॉर कंक्रीट, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूब सैंपल्स, जहाँ पर मैसिव काम होता है, बहुत सारा कंक्रीटिंग का क्वांटिटी होता है, वहाँ पर सैंपल्स को लिया जाता है। तो सैंपल्स लेने का ये फ्रीक्वेंसी है, जिसमें 1 से 5 क्यूब मीटर तक यदि कंक्रीटिंग होगा तो 1 सैंपल्स लेंगे और 6 से 15 क्यूब मीटर तक कंक्रीटिंग होगा तो 2 सैंपल्स लेंगे, 16 से 30 तक होगा तो 3 सैंपल्स लेंगे और 31 से 50 रहेगा तो 4 सैंपल्स लेंगे और 50 से ऊपर जब कंक्रीटिंग होगा तो एवरी 50 के लिए 1 सैंपल्स लेंगे, यानी कि 4 + 1, 4 तो 50 तक है ही और 50 ऊपर एवरी 50, यानी कि 50 मतलब 100 हो गया तो 4 + 1 हो गया, फिर 150 हो गया तो 5 + 1 हो जाएगा। इस तरह से हम इसका फ्रीक्वेंसी लेते हैं टेस्टिंग का। अगला पॉइंट है वेट ऑफ ब्रिक्स। वेट्स ऑफ ब्रिक जो होता है 3.1 से लेकर 3.80 kg तक होता है। फैक्टर टू कन्वर्ट वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट को बदलने के लिए 1.54 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि उसका जो फैक्टर होता है 1.54 होता है। मिनिमम डाया ऑफ चेयर बार 12 mm। चेयर बार जो होता है 2 सरिया को सेपरेशन करने के लिए, जो 2 TMT बार को सेपरेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो मिनिमम डाया होगा ये 12 mm होगा। 10 mm डाया का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, कम से कम 12 mm डाया का उपयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।